हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद आज हमारा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। और जो हमारा आज का सेशन रहेगा, ठीक है, तो जिस सेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो जो हमारा सेशन है वो है 34.0, जिसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी सारी क्वेश्चंस यहाँ पे पुट होंगे, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आपके पीडियाट्रिक नर्सिंग से हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल कम्युनिटी से भी हैं, ठीक है। कुछ आपका क्वेश्चंस जो है वो मतलब आपके इम्यूनिटी से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज आपको कोई भी वॉइस और वीडियो में कोई भी इंटरप्शन नहीं हो रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, बाय कमेंट सेक्शंस आप यूज कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास के एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका पूछा गया है वो है आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग से। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, व्हेन interviewing when interviewing the parents of child with अस्थमा, ठीक है। एक बच्चा है जिसको अस्थमा है, उसके पेरेंट्स के साथ में इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्लियर है? इट इज most it is most important to assess the child child environmental factor, ठीक है। it is most important to assess the child environment for what factor, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा गया है आपसे कि एक बच्चा है जिसको अस्थमा है और अस्थमा से रिलेटेड इंटरव्यू लिया जा रहा है पेरेंट्स का, कि जो चाइल्ड का एनवायरनमेंट है, यानी चाइल्ड जहाँ पे रह रहा है उसके एनवायरनमेंट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड के अस्थमा को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको ट्रिगर कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है आपसे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो इसका है वो है हाउस होल्ड पेट्स, ठीक है, हाउस होल्ड पेट्स। सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो है न्यू फर्नीचर। थर्ड ऑप्शन जो है वो है लेड।
बेस्ड पेंट, एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है प्लांट सच एज कैक्टस। क्या आंसर रहेगा बताइए। चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड ही दिए गए हैं। हाउस होल्ड पेट्स हो गए, यानी घर में पाया मतलब पालतू कोई जानवर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है या फिर कोई ऐसा चीज हो जिसके बारे में इन्होंने जो क्लियरेंस दी है वो दी है आपकी कि न्यू फर्नीचर वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा लेड बेस्ड पेंट है, या फिर प्लांट सच एज कैक्टस, कैक्टस के जो पौधे होते हैं उस टाइप के। तो इन्होंने क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा है कि इनमें से नीचे दिए गए एनवायरमेंटल फैक्टर में से वो कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर जो चाइल्ड के अस्थमा को क्या करने वाला है, ट्रिगर करने वाला है, इस चीज का आपको आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत, अस्थमा क्या चीज है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, अस्थमा क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो अस्थमा क्या है, अस्थमा आपको पता है एक प्रकार की क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है और इसकी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए एक तो इसमें होता क्या है, इसमें एक तो क्या होता है, एयरवे जो है, एयरवे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं। यानी इन्फ्लामेशन कहाँ का होने वाला है, एयरवे का होने वाला है। पहली पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, एयरवे का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज होती है, हाइपर रेस्पॉन्सिव, मतलब कैंडिडेट जो है वो हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है, टू ए वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई, वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। यानी एयरवे में इंफ्लामेशन हुआ और एयरवे में इंफ्लामेशन होने के साथ साथ में कैंडिडेट को कोई भी एक टाइप की स्टिमुलाई है उससे उसको हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होता है। यहाँ ये जिस क्वेश्चन की बात कर रहा है वो ये जो पॉइंट की बात कर रहा है वो यही वही पॉइंट है जिससे मतलब वो कैंडिडेट का जो अस्थमा है वो क्या हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। तो उसके बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। अब इसमें और क्या चीजें होंगी, तो इसमें देखिए रिकरेंट जो एपिसोड हैं वो होंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे ना, साइन एंड सिम्टम्स की बता रहा हूं मैं। रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीज। अब वीज मैंने आपको एक दिन पहले भी, पहले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था कि वीज जो साउंड है, ठीक है, वीज जो साउंड है ये वाला साउंड, ये आपको स्टार लगा के लिख लेना है। अस्थमा में ये बिल्कुल देखने को मिलता है और इसके नाम भी मैंने आपको बताए थे, काफी जो पॉपुलर नाम है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूजिकल साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको म्यूजिकल साउंड भी बोलते हैं और अस्थमा में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर मोस्ट कॉमन जो साउंड आपको सुनने को मिलेगा वो मिलेगा आपको व्हीजिंग, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलती है, ब्रीथलेसनेस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा
चेस्ट टाइट हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगा, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलता है, ठीक है। कफिंग देखने को मिलती है, क्यों? जो एयर फ्लो है वो क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। कफिंग आपको क्यों देखने को मिलती है, एयर फ्लो है वो क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है। एयर फ्लो जो है वो क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। और बात करें तो और आपको क्या देखने को मिल सकता है, हाँ, इसमें आपको एक ही चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अस्थमा में जो मोस्ट सीरियस जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस। स्टेटस अस्थमेटिकस, ठीक है। स्टेटस अस्थमेटिकस जो है ये एक प्रकार की अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये अगर आपसे पूछे कि लाइफ थ्रेटनिंग जो सिचुएशंस होती हैं आपके अस्थमा की, वो सिचुएशंस आपकी कौन सी होती हैं, स्टेटस अस्थमेटिकस होती है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चाइल्ड के वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो बच्चे के अस्थमा को क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, उससे आपको एक तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर याद हो जाएंगे, दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना है कि वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, कभी भी मतलब प्रीवियस एग्जाम्स में भी बहुत से चीजें पूछी गई हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेके नहीं है, ट्रिगर्स को लेके वो क्वेश्चन है, ट्रिगर को लेके वो क्वेश्चन बनता है कि ट्रिगर क्या क्या चीज हो सकती है, ठीक है। तो ट्रिगर में जैसे मैं आपको बताऊं, अस्थमा में ट्रिगर में काम करने वाले जो मेन रोल प्ले जो करते हैं वो जैसे एलर्जन हो गए, ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शन हो गया, अगर उसको प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन है वो भी उसको ट्रिगर कर सकता है रेस्पिरेटरी से, या फिर एक्सरसाइज हो गई, इमोशन हो गए, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपके मतलब अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो जिसमें पहले ऑप्शन की बात करें, ठीक है, पहले ऑप्शन की बात करूं तो पहले ऑप्शन में जो आता है वो है एलर्जन, ठीक है। एलर्जन जो है वो एक प्रकार का एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट नेम जिसका आता है वो है पूलन, ठीक है। अब पूलन कहाँ से आ सकते हैं, पूलन आते हैं ट्री से, ठीक है, ग्रास से, घास होती है जो, ठीक है, ग्रास हो गई, ट्री हो गए और हे हो गए, ठीक है, हे हो गया। तो ये ऐसे एलर्जेंस है जिनको मतलब जो अस्थमा को क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। सेकंड बात करता हूं मैं, सेकंड ट्रिगर कौन सा हो सकता है या सेकंड एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा होता है, मोल्ड होता है। मोल्ड की बात करें तो जैसे एक्सेसिव मॉइस्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, एक्सेसिव मॉइस्चर हो सकता है। इसके अलावा जैसे मान के चलो कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्लूड आ गया है, बाढ़ आ गई है, वो एरिया भी यहाँ पे इफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे ये आपको देखने को मिले वो कौन
से इफेक्ट में आएंगे, कौन से फैक्टर्स आएंगे, वो मोल्ड के फैक्टर आएंगे। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, वो है एनिमल। थर्ड में आते हैं आपके एनिमल। अब जैसे एनिमल्स की मैं बात करूँ कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अस्थमा को क्या करने वाले हैं, ट्रिगर करने वाले हैं, तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है कैट, डॉग, माइस, रैट्स, रैबिट्स। ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स। ठीक है, तो ये वो एनिमल्स हैं जो मतलब अस्थमा को क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, या इनके ये भी फैक्टर्स के ज्यादा रोल प्ले करते हैं अस्थमा को ट्रिगर करने में। ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाले हैं वो है इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट। इंसेक्ट में आपको याद रखना है कॉकरोच। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो ट्रिगर करता है वो है कॉकरोच। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, और होते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि कोई भी पर्सन है जो अस्थमा से पीड़ित है, अब हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी भी चीज को लेके सेंसिटिव हो, किसी मतलब मेडिसिन से सेंसिटिव हो, किसी केमिकल से सेंसिटिव हो, तो वो सेंसिटिविटी की बात कर रहा है। तो मोस्ट कॉमनली जो आपको सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी ज्यादातर लोगों में, वो देखने को मिलती है सल्फाइड से। ठीक है, सल्फाइड्स। ठीक है, सल्फाइड्स के अलावा फूड, फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों को एस्पिरिन से भी प्रॉब्लम होती है, एस्पिरिन हो गया। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव हो गया, एस्पिरिन हो गया, और फूड डाई, जो अपन डाई इस्तेमाल करते हैं फूड में, उन चीजों से भी किसी किसी को क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। तो ये वो हो गए। ठीक है, और लास्ट जो इसका फैक्टर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट जो इसका फैक्टर है वो है फूड। अब ऐसे कौन से फूड हैं जो अस्थमा में ट्रिगर का काम करता है, वो पढ़ लेते हैं। ये जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ वो सारे इंपोर्टेंट हैं, और प्रीवियस एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। तो अस्थमा वैसे भी बहुत अच्छी मतलब बहुत मतलब एग्जाम की दृष्टि से देखा जाएगा तो बहुत अच्छा ये मतलब पॉइंट है, जिसपे अपन फर्दर जब अपन स्टडी मीडियम में पढ़े, स्टडी इसके बारे में थ्योरी सेशन में पढ़ेंगे, तो मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा इसके बारे में। अभी जनरली मैं आपको जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उससे रिलेटेड जितने भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट आपका बचता है फूड। ठीक है, फूड में कौन कौन से हो सकते हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं, तो देखिए नट्स होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, चॉकलेट हो सकता है, ठीक है, एग हो सकता है, ठीक है, एग हो सकता है। इसके बाद में कुछ कुछ लोगों को ऑरेंज जूस से, ऑरेंज जो जूस होता है ये हो गया। ठीक है, ऑरेंज जूस हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है वो है पीनट बटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीनट बटर पे, ये आपको याद रखना है। पीनट बटर जो है वो भी अस्थमा को ट्रिगर करने का काम करता है। तो इस तरफ जो मैंने बताया है ये बताया आपको अस्थमा के बारे में। ठीक है, यहाँ कुछ साइन सिम्टम्स भी बताए मैंने आपको, और ये जो है ये आपके कौन क्या चीज है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, अब मैं आपको ये अस्थमा वाला पॉइंट हटके और यहाँ पे अब बताने वाला हूँ कि अस्थमा के मेन कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताते हैं, फिर आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा पूरी तरीके से।
तो अस्थमा के मेन कारण की बात करें तो मेन कारण इसका एक तो आपको याद रखना है, मोस्टली जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, मोस्टली जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनका जो अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कॉजेज की, मोस्टली जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनका कॉजेज जो है वो स्मोकिंग है, ये आपको याद है, स्मोकिंग, ठीक है। या इसके अलावा आप लिख सकते हो टोबैको यूजेस, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट टोबैको का यूज कर रहा है, लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, उसको अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक कारण तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड कारण की बात करें तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है उसको, रेस्पिरेटरी प्रीवियसली अगर उसको रेस्पिरेटरी क्या है इन्फेक्शन है तो उस कैंडिडेट को अस्थमा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे उसको मान के चलो कि ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, या इसको उस कैंडिडेट को लंबे समय से क्या है शोर थ्रोट का इशू है, शोर थ्रोट यानी गले में अल्सर वगैरह है तो भी उसको एक कैंडिडेट को भी अस्थमा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करें कि थर्ड और क्या कारण हो सकता है इसके, ठीक है, तो देखिए थर्ड में जो है वो आता है आपका, जहां वो कैंडिडेट रह रहा है अगर वहां पे एयर पोल्यूटेड है तो एयर पोल्यूशन भी वहां का कारण बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। अब एक्सरसाइज में भी आपको याद रखना है, अगर कोई कैंडिडेट कोल्ड वेदर में एक्सरसाइज कर रहा है तो वहां पे अस्थमा कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो वेदर से भी क्या हो सकता है अस्थमा होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। और जब मैं आपको ये स्टडी में बताऊंगा तब आपको ये पर्टिकुलरली रीजन भी बताऊंगा इसके कि क्यों होते हैं इनकी वजह से, ठीक है। लेकिन ये क्या है एज ए एक ट्रिगर का काम, मतलब एक कारक है जिसकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली कॉमनली जो देखने को मिलता है वो है स्मोकिंग और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर किसी को बंदे को पहले से कोई प्रॉब्लम है इनमें से तो उस बंदे को अस्थमा होने के चांसेस बनते हैं ज्यादातर। अगर आपसे मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपको एक ही आंसर देना है, स्मोकिंग इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है, स्मोकिंग बेस्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में आप देख सकते हैं इमोशन, इमोशंस जो हैं, ठीक है, ये भी कारक बनते हैं किसके अस्थमा के, जैसे किसी कैंडिडेट को फियर हो, एंगर हो, ठीक है, टू लाफ हो यानी बहुत ज्यादा हंसी, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डर, ठीक है, या फिर फ्रस्ट्रेशन, तो ये भी कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो अस्थमा के कारण बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जो आते हैं अदर्स में, अदर्स में जैसे डिओड्रेंट हो गया, कुछ लोगों को डिओड्रेंट से भी हो सकता है, स्प्रे हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये कारण है अस्थमा के क्रिएट होने के, ठीक है। और ये इस तरफ जो मैंने बताए हैं यहाँ पे आपको इस तरफ जो मैंने बताया है ये क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर है। अब आपका क्वेश्चन देखिए एनवायरमेंटल व्हाट फैक्टर पूछ रहा है, तो न्यू फर्नीचर का ऑप्शन आया नहीं आया तो ये गलत आंसर है, लेड बेस पेंट का है नहीं आया, पेंट का स्प्रे अगर है तो फिर हो सकता है, फिर कैक्टस का ऑप्शन है नहीं आया। हाउस होल्ड पेट्स, यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है आपको, हाउस होल्ड पेट्स यानी घर में पाले जाने वाले जानवर। हाउस होल्ड पेट्स में यहाँ देखिए एनिमल में है तो कुछ लोग
कैट, डॉग को सबसे ज्यादा पाला ही जाता है, माइस हो गया, रेट हो गया, रेबिट्स भी पालते हैं कुछ लोग, बर्ड्स पालते हैं। तो इन केसेस में एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है किसको, अस्थमा को। मान के चलो कि जिस जगह पे बच्चा ये अस्थमा वाला रह रहा है, तो वहां पे हाउस होल्ड मतलब इस तरह का, या मतलब मान के चलो कि डॉग वहां पे है, तो डॉग की वजह से भी कैंडिडेट को क्या हो सकता है, अस्थमा का इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरव्यू लेने का रीजन यही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका वो पहले नंबर 1 होगा। ठीक है, इस मतलब इंटरव्यू लेने का पॉइंट यही है नर्स का, कि ताकि उसको पता चले कि भाई वहां पे अगर एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड कुछ और तो ऐसा नहीं है जो बच्चे के अस्थमा को क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से नर्स क्या है, वो क्वेश्चन कर रही है किसके साथ, क्लाइंट के साथ, जो सॉरी क्लाइंट के पेरेंट्स के साथ कर रही है, जो आप बच्चा एडमिट हुआ है या जो हॉस्पिटल में आया है उसके पेरेंट्स के साथ में वो डिस्कशन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन होता है सोल्व। अपन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है और काफी बार पूछा भी है और बहुत कंफ्यूज भी करता है वो। ठीक है, लॉजिक का क्वेश्चन है थोड़ा, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल changes the study of physical and psychological changes which are incident into old age called। ठीक है, ऐसी स्टडी जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करती हो, वो भी स्पेशली किसके लिए बोला है, ओल्ड एज के लिए बोला है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है जीरेट्रिक्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो आपका दिया है वो है जीरेंटोलॉजी। थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है क्लिनिकल जीरेंटोलॉजी। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्लिनिकल जीरेट्रिक्स। क्या आंसर रहेगा बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टडी के बारे में पूछा गया है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो आपके ओल्ड एज में देखने को मिलते हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है। अब इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है वो जिससे हम फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस ओल्ड एज के स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका जीरेट्रिक्स है, सेकंड ऑप्शन आपका जीरेंटोलॉजी है, थर्ड ऑप्शन आपका क्लिनिकल जीरेंटोलॉजी है, लास्ट ऑप्शन आपका क्लिनिकल जीरेट्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है और कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सारे ही ओल्ड एज के ही हैं। ठीक है, इसलिए लेकिन सिर्फ आपको पता करना है कि कौन सी ऑप्शंस क्या कह रही है या किस चीज को लिए वो बिलोंग करती है। ठीक है सारी ओल्ड एज से रिलेटेड, ये आपको याद है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। जीरेट्रिक्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जीरेट्रिक्स क्या है। धीरे धीरे अपन सारे ऑप्शन से एक बार फिल्टर कर लें, फिर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जीरेट्रिक्स की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है ब्रांच ऑफ मेडिसिन। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, ब्रांच किसकी है, ये मेडिसिन के, ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जीरेट्रिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, इन विच concern concern with diagnosis, treatment and prevention of old age disease। ठीक है, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रेजेंट इन ओल्ड एज। क्लियर हो गया। जीरेट्रिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसके अंदर आप क्या कंसर्न करते हैं, डायग्नोसिस कंसर्न करते हैं, ट्रीटमेंट कंसर्न करते हैं और प्रिवेंशन कंसर्न करते हैं किसका, ओल्ड एज डिजीज का और प्रॉब्लम का, जो स्पेसिफिकली किस में देखने को मिलती है, ओल्ड एज में। तो ये चीजों से रिलेटेड आप डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन अगर आप कर रहे हैं या इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जीरेट्रिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं थर्ड ऑप्शन पे जाता हूँ, क्लिनिकल जीरेंटोलॉजी क्या है। तो क्लिनिकल जीरेंटोलॉजी के बारे में अपन पढ़ें तो ये आपको याद रखना है, ब्रांच ऑफ रिसर्च है, ब्रांच ऑफ रिसर्च। ठीक है, ठीक है, ब्रांच ऑफ रिसर्च इन विच, क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इन विच। ठीक है, अब क्लिनिकल जीरेंटोलॉजी की बात करें तो ये क्या है, एक ब्रांच ऑफ रिसर्च है पहली चीज तो, इन विच in which explain by in which explain by physiological in which explain by physiological changes, physiological changes। ठीक है, across human life स्पान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहली चीज तो ये कि इसमें हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन लाइफ स्पान होता है पूरा अक्रॉस, उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, सेकंड चीज आपको इसमें याद रखनी है सेकंड चीज आपको याद रखनी है डेट इन्फ्लुएंस बाय, अब जो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं ये किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो दैट इन्फ्लुएंस बाय द, ठीक है, दैट इन्फ्लुएंस बाय द रिस्क ऑफ
रिस्क ऑफ रिलेटेड एज डिजीज, ठीक है, मतलब जिस एज की जो डिजीज है उसके कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को ह्यूमन लाइफ स्पान में, ठीक है। तो रिलेटेड एज एज डिजीज होगी, ठीक है। एंड और क्या पता कर और क्या आप इसमें स्टडी कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक, ठीक है, थेराप्यूटिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक टारगेट्स टू, ठीक है, टारगेट्स टू प्रमोट हेल्थी ओल्ड एजिंग, ठीक है। रिसर्च का क्लिनिकल जो जेरेंटोलॉजी है वो एक रिसर्च की शाखा है जिसमें आप अक्रॉस ह्यूमन लाइफ स्पान के फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में पता पढ़ सकते हो। दूसरा, उस अक्रॉस ह्यूमन लाइफ स्पान में कौन कौन से एज रिलेटेड जो डिजीज हैं उनके जो रिस्क हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको, फिजिकल चेंजेस को, और ऐसे कौन से आप मतलब थेराप्यूटिक जो टारगेट्स हैं वो ला सकते हैं जिसकी वजह से एक ओल्ड एज का जो व्यक्ति है उसका जो हेल्थ है वो आप क्या कर सकें, एकदम परफेक्ट या गुड लेवल पे आप कर सकें। तो उनके बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो वो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिनिकल जेरेंटोलॉजी का। अगर आपको मेडिसिन के बारे में और उसके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के बारे में पता करना है किसी ओल्ड एज की डिजीज को रिलेटेड तो आप जीरेट्रिक्स पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल जीरेट्रिक्स, ठीक है। क्लिनिकल जीरेट्रिक्स क्या है, तो ये देखिए क्लिनिकल जीरेट्रिक्स का मतलब हो गया कि ये स्पेशली डेडिकेटेड एक ब्रांच है इसके लिए, ओल्ड एज के लिए। और इसमें क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ केयर जो दी जाती है वो इसमें मेन रोल होता है, बस बाकी और कुछ खास इसमें है नहीं। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं मेडिकल specialized branch in which provide high quality patient centered केयर, ठीक है। पेशेंट की तरफ यानी पेशेंट्स को जो रिक्वायरमेंट है ऐसी केयर देते हैं वो भी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। और कौन से पेशेंट को, ओल्ड एज पेशेंट, ठीक है, ये आपको याद। ओल्ड एज पेशेंट्स को हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना मेडिकल का एक ऐसा ब्रांच जो ओल्ड एज के क्लाइंट्स को हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करता है, वो आपका किस में आता है, क्लिनिकल जेरेट्रिक्स में। क्वेश्चन आपसे तीनों ही ऑप्शंस में नहीं मैच हो रहा है, ना जीरेट्रिक्स में मैच हुआ, ना क्लिनिकल जेरेंटोलॉजी में मैच हुआ, और ना ही क्लिनिकल जेरेट्रिक्स में। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है, जीरेंटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ सकते हो ओल्ड एज में, ठीक है। यहाँ इसको अगर आप ब्रेक भी करोगे तो देखिए जीरेंटो जो वर्ड है ये ओल्ड एज से है, लॉजी का मतलब जो आया है वो आया है स्टडी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका बैठेगा वो रहेगा जीरेंटोलॉजी। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, काफी बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगना है, ठीक है। आप सोचो कि इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, और ये खास कर जीरेंटोलॉजी का तो क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है वो भी, क्योंकि उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो एक टर्म पे पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो, ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में और कंफ्यूज कर देते हैं वो, ठीक है। तो आपको फिक्स जो यहाँ पे अभी मैं जो डिक्लेयर करने वाला हूँ वो भी अगर आपको याद रह जाएंगे तो भी आपका आंसर कभी क्वेश्चन जो है कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है द generally accepted terms of community हेल्थ नर्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि जनरली एक्सेप्टेड वो कौन सा टर्म्स है जो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका है गिव द केयर टू द कम्युनिटी, गिव केयर टू द कम्युनिटी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका है प्राइवेट हेल्थ नर्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सेक्टर नर्स, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन आपका है पब्लिक हेल्थ नर्स। क्या ऑप्शन रहेगा बताइए, क्या आंसर बैठेगा इस क्वेश्चन का? सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरली एक्सेप्टेड टर्म्स पूछा गया है आपसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसमें अगर आपको जनरल एक्सेप्टेड टर्म्स यूज करना है इस पोस्ट के ऊपर या इस पोस्ट पे जो भी काम कर रहा है उसके लिए, तो आप कौन सा टर्म्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं? तो पहला टर्म तो ये है कि भाई कम्युनिटी को जो केयर देती है उसके हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स बोलते हैं, तो ये टर्म आप देने वाले हैं, ठीक है। या फिर आप कुछ नया टर्म यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये आपको मुझे बताना है। सेकंड है प्राइवेट हेल्थ नर्स, क्या आप इसको बोलेंगे? थर्ड आपके पास ऑप्शन है सेक्टर नर्स, लास्ट ऑप्शन आपके पास है पब्लिक हेल्थ नर्स। कौन सा आंसर आपका यहाँ पे फिट होता है वो आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए पहले अपन नीचे सेकंड ऑप्शन पे देखिए, पहला ऑप्शन तो जो है गिव केयर टू द कम्युनिटी, तो ये क्या है, ये जनरल एक्सेप्टेड टर्म्स नहीं है, क्या है, एक रोल है, ठीक है। ये क्या है, रोल है या फिर वर्क आप मान सकते हो। बात करता हूं मैं सेकंड ऑप्शन की, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका है प्राइवेट हेल्थ नर्स, ये क्या चीज है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप भी ये बात तो जानते हैं कि प्राइवेट हेल्थ नर्स हम किसको बोलते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है, क्लियर है। लेकिन इस तरह से तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते ना, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जिसके ऊपर मतलब क्वेश्चंस बने या जिस तरह से क्वेश्चंस बने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम में प्राइवेट हेल्थ नर्स पे, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, ए
रजिस्टर्ड नर्स, ये आपको याद रखना है। प्राइवेट हेल्थ जो नर्स होती हैं वो ऑलवेज सारी, मतलब जो भी नर्स है वो कैसी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। ठीक है, सेकंड बात आपको याद रखनी है, इट वर्क्स with patient and family मेंबर्स, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, ये वर्क करती है पेशेंट और फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है, और आगे इसमें एक ऐड कर देना आपको, इन ए, कहाँ पे वर्क करती है, नॉन ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सेटिंग, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सेटिंग यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट हेल्थ नर्स काम नहीं करती है, नॉन ट्रेडिशनल हो गया ये। नॉन ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सेटिंग जो होती है वहाँ पे जॉब करती है। सेकंड चीज ये रजिस्टर्ड नर्स है। थर्ड चीज पेशेंट और फैमिली मेंबर्स के साथ ये काम करती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मोस्टली वर्क्स one time in one पेशेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मोस्टली जो ये काम करती है वो किसके साथ काम करती है, वन टाइम वन पेशेंट, यानी एक टाइम में सिर्फ एक पेशेंट के साथ ही काम करने वाली है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट। उसके बाद में द कैन, सॉरी आप इसको इस तरह से लिखिए, ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड होती है, ये लाइन है बस, बाकी और कुछ नहीं है। इट्स आर फुल या फिर पार्ट टाइम जॉब वर्कर, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइवेट हेल्थ नर्स के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके ऑप्शन में पूछा है नहीं पूछा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत। अब बात करते हैं आपके सेकंड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन की, जो है सेक्टर नर्स। अब सेक्टर नर्स क्या चीज है, तो इसमें आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें आपको एक ही वर्ड याद रखना है, लेडी हेल्थ विजिटर, ठीक है। लेडी हेल्थ विजिटर, ये आपको याद रखना है। लेडी हेल्थ विजिटर, इसको हम क्या बोलते हैं, LHV, ठीक है। अब LHV पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, सेक्टर नर्स इसी को बोलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चंस में आपको याद रखना है, ए फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर, ए फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर, ठीक है, फॉर एवरी, और
ठीक है, फॉर एवरी 4 हेल्थ केयर वर्कर। एक एलएचवी के अंडर में 4 हेल्थ केयर वर्कर्स क्या होता है, काम करता है, ये आपको याद रखना है। यानी इसका ये सुपरवाइजिंग का काम करती है। पहली चीज तो वही है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, सी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, सी विल बी, सी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, शी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर she will be responsible for development of maternal child health care service in this एरिया। या फिर आप समझ सकते हो कि जिस एरिया की वो एलएचबी है उस एरिया की मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं वो किसके अंडर में रेस्पॉन्सिबल होती है, सेक्टर नर्स के अंडर में रेस्पॉन्सिबल होती है। ऐसा क्वेश्चन ने पूछा, नहीं पूछा, क्वेश्चन ऑप्शन गलत होगा। पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, पहला भी गलत होगा। अब ऑप्शन आपका कौन सा बचता है, लास्ट ऑप्शन बचता है पब्लिक हेल्थ नर्स। पब्लिक हेल्थ नर्स इज जनरली जो वर्ड है वो यूज होता है किसके लिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि पब्लिक हेल्थ नर्स क्या है और पब्लिक हेल्थ नर्स के रोल क्या है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है प्राइवेट हेल्थ नर्स का, और इसमें यही क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइप ऑफ द नर्स सी विल बी वर्क 1 पेशेंट इन 1 टाइम। तो आपके पास आंसर होना चाहिए प्राइवेट हेल्थ नर्स, ठीक है। सेक्टर नर्स का मैंने बता दिया एलएचबी है, 4 हेल्थ केयर वर्कर उसके अंडर में होता है, और उस जिस एरिया की वो एलएचबी है उस एरिया की मैटरनल और चाइल्ड की जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी होती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एलएचबी की होती है। अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स पे। पब्लिक हेल्थ नर्स क्या है, ठीक है। इसमें देखिए अगर मैं सिंगल लाइन में आपको इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या कह सकते हैं आप, और यही सफिशिएंट है। इट वर्क्स, ठीक है, इट वर्क्स टू एंश्योर, it works to ensure overall health and safety of community. It works to ensure overall health and safety of community, ठीक है, थ्रू। अब ये किस मीडियम से काम करने वाली है जिससे कम्युनिटी का सेफ्टी और हेल्थ क्या रहेगा, ओवरऑल मेंटेन रहेगा, थ्रू एजुकेशन, एडवोकेसी, यानी यहाँ पे इसका जजमेंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एजुकेशन के माध्यम से और डिलीवरी ऑफ केयर। तो ये 3 मीडियम हैं, एजुकेशन हो गया, एडवोकेसी हो गया, डिलीवरी ऑफ केयर। ये तीनों मीडियम के माध्यम से वर्क करती है और इंश्योर करती है खुद को कि जिस कम्युनिटी की ये पब्लिक हेल्थ नर्स है उस कम्युनिटी के ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल फैमिली मेंबर्स और जितने भी कैंडिडेट्स वहां रह रहे हैं उनका हेल्थ और सेफ्टी कैसा रहे, मेंटेन रहे या गुड रहे, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका पब्लिक हेल्थ नर्स। अब मैं आपको जो इस पे बताने वाला हूँ पब्लिक हेल्थ नर्स के रोल क्या क्या है, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कैंडिडेट्स की इसमें आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो आपको रोल अगर याद रहेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। कुछ ही रोल हैं, ज्यादा रोल नहीं है इसके, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस में आपको क्या है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन ज्यादातर पब्लिक हेल्थ नर्स में पूछा गया है, ठीक है, और वहां कंफ्यूज होते रहते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं कि ये भी सही है और वो भी सही, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ पब्लिक हेल्थ नर्स के क्या क्या रोल होते हैं जो इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े बहुत यहाँ पे जितने भी हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपका एक पूरी तरीके से पब्लिक हेल्थ नर्स का जो चैप्टर है वो पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, जैसे बात करते हैं रोल ऑफ रोल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स। ठीक है, रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स। ठीक है, अब रोल की बात करें तो देखिए पहला जो रोल होता है इसका वो क्या होता है। पहला रोल होता है इसका प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। ठीक है, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल इंडिविजुअल ठीक है, टू ऑल इंडिविजुअल्स फैमिलीज वन सेकेंड प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल इंडिविजुअल्स फैमिलीज। ठीक है, एंड community in respective फील्ड। ठीक है, यानी जिस फील्ड की या जिस एरिया की वो क्या है पब्लिक हेल्थ नर्स है, उस एरिया का जितना भी डिलीवरी है केयर का। ठीक है, ये देखिए हेल्थ केयर का प्रोवाइड करने का वो काम किसका होता है, कम्युनिटी इन रेस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है, अब ये हेल्थ केयर कौन कौन से होंगी, ये हेल्थ होगी आपकी प्रिवेंटिव भी हो सकती है, प्रोमोटिव भी हो सकती है, क्यूरेटिव भी हो सकती है और रिहेबिलिटेटिव भी हो सकती है। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो यहाँ पे हेल्थ का ये जो पॉइंट जो लिखा है इसमें यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होता है सॉरी जो पीएचएन है पब्लिक हेल्थ नर्स है वो कौन सी हेल्थ प्रोवाइड करने वाली है, प्रिवेंटिव जो सुरक्षा प्रदान करे, प्रोमोटिव जो हेल्थ का प्रमोशन करे। ठीक है, क्यूरेटिव यानी केयरिंग वाला, और रिहेबिलिटेटिव में आफ्टर द मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो रिहेबिलिटेशन के ऑप्शंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द पब्लिक हेल्थ नर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट रोल क्या रहता है इसका, नेक्स्ट रोल की बात करें, नेक्स्ट रोल में आपको ध्यान रखना है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद सुपरवाइजिंग ठीक है, एंड गाइडिंग। ठीक है, ट्रेनिंग सुपरवाइजिंग और गाइडिंग ऑफ गाइडिंग द health workers in the delivery of health care। ठीक है, डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, सर्विस भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सर्विस। तो सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया है,
देखिए ये जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको क्या करती है, ट्रेनिंग देती है, सुपरवाइजिंग करती है और गाइडिंग करती है, किसके लिए, ताकि कम्युनिटी को क्या हो सके, हेल्थ केयर सर्विस क्या हो सके, डिलीवर हो सके। ये आपको याद रखना है, हेल्थ केयर सर्विस डिलीवर हो सके कम्युनिटी को या कम्युनिटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स को, फैमिली मेंबर्स को, उसके लिए ये हेल्थ केयर वर्कर्स का ट्रेनिंग करती है, सुपरवाइज करती है और उनको गाइड करने का काम करती है। ठीक है, थर्ड रोल की बात करें, ठीक है, थर्ड रोल की बात करें तो आपको लिखना है इसमें प्लानिंग, प्लानिंग RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, क्वेश्चन भी आया हुआ है फुल फॉर्म में, तो आपको याद रहेगा ना, प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में बता भी दिया है। ठीक है, तो प्लानिंग करती है ये RCH में, कौन सी प्लानिंग करती है, तो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको याद है, फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो भी जो है वो ये क्या करती है, RCH में प्लानिंग करती है इसका, कि भाई कहाँ कहाँ किस किस एरिया में फैमिली प्लानिंग के ऑप्शंस हैं, तो उस हिसाब से ये क्या पूरा मतलब जो है आप पहले क्या करने वाले हो, असेसमेंट करोगे और असेसमेंट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये इसका मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रोल है वो है फॉलो अप, फॉलो अप। अब ये फॉलो अप किस कहाँ कहाँ का फॉलो अप इनसे मतलब PHN जो है वो लेने का काम करती है। तो देखिए फॉलो अप में, फॉलो अप जो सर्विस है, फॉलो अप सर्विसेज फ्रॉम, फॉलो अप सर्विसेज फ्रॉम स्कूल। ठीक है, स्कूल हो गया, अब स्कूल में भी कौन, स्कूल चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ का फॉलो अप रहेगा, फैमिली हेल्थ का। ठीक है, और फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता है ना, तो ये फैमिली हेल्थ और स्कूल चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, या चाइल्ड स्कूल हेल्थ भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ का फॉलो अप सर्विसेज जो रोल होता है वो किसका होता है, पब्लिक हेल्थ नर्स का होता है। ठीक है, और लास्ट की बात करें तो लास्ट इसका रोल होता है असिस्टिंग इन assisting in implementation of national health प्रोग्राम। ठीक है, यानी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी मतलब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उन्हें आप पहले असिस्ट करेंगे, देन उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 रोल आप याद रख लेना, ये 5 रोलों में से हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये 5 रोल में ही आपके सारे ऑप्शंस इर्द गिर्द होंगे, तो कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्वेश्चन घुमाए तो भी आपको समझ आना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इनसे बार क्वेश्चन नहीं पूछते हैं रोल में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और
क्वेश्चन भी अच्छा है और जो टॉपिक पे डिस्कस होने वाला है वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। which which of following not a function of डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस से क्वेश्चन आया है और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि डायलिसिस का नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सी चीज कौन सा है जो उसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, वो आपको आंसर देना है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो है रिप्लेस हार्मोनल फंक्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो है रिप्लेस हार्मोनल फंक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। क्या डायलिसिस जो है वो रिप्लेस हार्मोन फंक्शन करती है डायलिसिस के थ्रू किडनी के जो हार्मोनल फंक्शन है क्या उनको रिप्लेस किया जाता है इसके थ्रू। सेकंड ऑप्शन लिखिए, सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, अचीव अचीव एसिड फास्ट बैलेंस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखिए, remove the excess body fluids and ठीक है, remove the excess body fluid and electrolytes। लास्ट ऑप्शन आपका है restore the internal homeostasis by osmosis diffusion and ultra filtration। क्या आंसर है? देखिए एक्सप्लेन करते हैं डायलिसिस के बारे में। ठीक है, तो डायलिसिस की बात करें
ठीक है, तो डायलिसिस पे आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो ये पूछा गया है फंक्शंस को लेके। ठीक है, कि डायलिसिस का वो कौन सा फंक्शंस होता है और कौन सा नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं डायलिसिस ही क्या चीज है। ठीक है, डायलिसिस क्या चीज है, उसके बाद में फिर अपन आगे फर्दर चर्चा करने वाले। ठीक है, तो देखिए डायलिसिस की बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस में आपको लिखना है इट, डायलिसिस क्या चीज है, इट इज ए फिल्ट्रेशन टेक्निक ऑफ ब्लड। ठीक है, बाय विच, यानी क्या कह रहा है ये कि ब्लड को फिल्टर करने की एक ऐसी टेक्निक है। ठीक है, बाय विच, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, यहां से आपको देखो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। रिमूव एक्सेस फ्लूइड। ठीक है, रिमूव एक्सेस फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड किसकी बात कर रहा है, बॉडी के फ्लूइड की। करेक्ट, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रिमूव, ठीक है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड एंड restore the pH, restore the pH। अब इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है ये देखिए, ये क्या है, फिल्ट्रेशन टेक्निक है, पहली चीज तो ये बोली। उसके बाद में इसकी है ब्लड की है। अब इसके द्वारा देखिए रिमूव एक्सेस फ्लूइड ऑप्शन में है आपके। सेकंड है करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या इम्बैलेंस हो गए हैं उनको क्या करेगी ये बैलेंस में लेके आएगी। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है, रिमूव करती है, कहां से। उसके बाद में रिस्टोर करने वाली है इसको, पीएच को। ये ऑप्शन में है आपके, यहाँ देखिए रिस्टोर इंटरनल होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो रिमूव एक्सेस फ्लूइड क्लियर, अचीव एसिड बेस बैलेंस बिल्कुल क्लियर है। अब आपका ऑप्शन ये दिखा कहीं पे भी, रिप्लेस हार्मोनल फंक्शन ऑफ द किडनी, नहीं दिखा है कहीं भी, आपको ये ऑप्शन नहीं दिखा है। और ना आपको ये याद भी रखना है कि डायलिसिस जो है वो सिर्फ आपके किडनी के फंक्शंस को क्या करती है, प्रॉपर करने की कोशिश करती है, जो कि और डायलिसिस की सिचुएशंस आती कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि डायलिसिस हमें कहाँ नीड होती है। तो आपको याद रखना है इसकी जो नीड है वो पड़ेगी आपको क्रोनिक रीनल फेल्योर में। क्रोनिक रीनल फेल्योर। ठीक है, क्रोनिक रीनल फेल्योर या सीआरएफ या सीकेडी जिसको हम बोलते हैं, वहां जब कैंडिडेट की स्टेज पहुंच जाती है तो वहां पे जो ऑप्शन है ट्रीटमेंट का, वो ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है, डायलिसिस रहता है। और डायलिसिस जो है वो एक फिल्ट्रेशन की टेक्निक है। ठीक है, डायलिसिस के बारे में थोड़ा बहुत और मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो आपको ये बात याद रखना है कि डायलिसिस कभी भी किडनी के हार्मोनल फंक्शंस को नॉर्मल नहीं करती है, रिस्टोर नहीं करती है, आपको याद रखना है। बाकी ये तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ क्वेश्चन भी आपसे नोट का ही पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। ए डायलिसिस का फंक्शन नहीं है। अब मैं थोड़ा बहुत आपको डायलिसिस के बारे में और बता देता हूँ। ठीक है, इसको अपन क्लियर कर देते हैं।
देखिए डायलिसिस की बात करें, ठीक है, डायलिसिस जो है वो दो टाइप की होती है, टू टाइप की होती है मेनली। एक होती है हीमोडायलिसिस, एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, बात करें हीमोडायलिसिस तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया था पहले, अभी भी कई एग्जाम्स में देखा गया है कि हीमोडायलिसिस को किसने डेवलप किया है और पेरिटोनियल डायलिसिस को किसने मतलब डेवलप किया है। ठीक है, तो अगर इसके फादर का नाम आपसे पूछे हीमोडायलिसिस का, तो आपको याद रखना है फादर कौन है इसके, विलेम जॉन कॉफ। ठीक है, विलेम जॉन कॉफ, और इसके फादर का नाम है हेनरी टैनकॉफ, और ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, याद रखना हेनरी टैनकॉफ के बारे में। ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल की। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, पूछा जाता है डायलिसिस में कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं जिससे डायलिसिस काम करती है। तो दोनों ही में आपको याद रखना है, दोनों में जो यूज होने वाले हैं वो दोनों मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। ऑस्मोसिस पहला, सेकेंड है डिफ्यूजन, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, तो यहां से भी आपको याद रखना है जो मेनली प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, और ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है, और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तीनों जो हैं, है ना, तीनों जो हैं ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके हेमोडायलिसिस में और पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले बात करें कि हीमोडायलिसिस के बारे में, तो हीमोडायलिसिस में आपको इतना याद रखना है कि हीमोडायलिसिस में कितने मतलब टाइप से आप हीमोडायलिसिस करते हैं, कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे यूज होते हैं, और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेरिटोनियल डायलिसिस में कौन कौन से मेथड्स अपन यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यही ज्यादातर क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके बनते भी है, और फिर इनके कॉम्प्लिकेशंस पूछे जाते हैं। तो देखिए कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस हेमोडायलिसिस का है वो है हाइपोटेंशन, वैसे तो और भी हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो हाइपोटेंशन है, क्योंकि फ्लूइड क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। और यहाँ इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है, इसका आपको याद रखना है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस जो है वो इसका मोस्ट कॉमन क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। ये आपको याद रखना, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन। अब बात करना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कितने टाइप्स के हेमोडायलिसिस जो है वो आपके देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस पर अपन थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या एक्सेस होता है या क्या क्या मतलब मेथड यूज होती है हेमोडायलिसिस में, और कौन सी मेथड या कितने टाइप्स की पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था हेमोडायलिसिस के बारे में। ठीक है, तो हेमोडायलिसिस जो है
ठीक है, तो हीमोडायलिसिस के बारे में बात करें तो हीमोडायलिसिस के बारे में जैसे बात करें तो मैं इनको क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे इसके सबटाइप्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे मेथड यूज होने वाले हैं हीमोडायलिसिस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मेथड यूज होती है, ठीक है, तो पहली जो मेथड है वो है आपकी सबक्लेवियन वेन या सबक्लेवियन वेन एंड फीमोरल वेन कैथेटर। ठीक है, ये आपको याद है। एक मेथड तो ये होती है, इसके द्वारा आप हेमोडायलिसिस कर सकते हो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टेम्परेरी यूज के लिए हम कौन सी हेमोडायलिसिस करते हैं, तो आपको याद रखना है टेम्परेरी यूज। ठीक है, या फिर आप शॉर्ट यूज भी बोल सकते हो, शॉर्ट टाइम यूज के लिए कौन सा हेमोडायलिसिस मेथड यूज किया जाता है, दोनों आंसर एक ही होगा, सबक्लेवियन या फीमोरल वेन कैथेटर। ठीक है, याद रखना है। सेकंड जो है वो है आपका जब मैं इसका थ्योरी सेशन लूंगा रीनल सिस्टम का, तब मैं आपको पूरा इसका डायग्रामेटिक रखूंगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक्सटर्नल आर्टीरियो वीनस शंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्टरी और वीनस दोनों का क्या होता है, एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। ठीक है, एक संट डाला जाता है जो एक तरफ आर्टरी में कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ किसमें कनेक्ट होता है, वेन में कनेक्ट होता है। क्लियर है, लेकिन ये कैसा होगा, एक्सटर्नली होगा, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, उसके बाद में बात करें इंटरनल, सेम चीज आर्टीरियो वीनस शंट। ठीक है, एक इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें इंटरनल आर्टीरियो वीनस ग्राफ्ट बना दिया जाता है। ठीक है, आर्टीरियो वीनस क्या बना दिया जाता है, ग्राफ्ट बना दिया जाता है। ठीक है, अब इससे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंटरनल ए जो एवी है, ठीक है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रोनिक अगर कंडीशन है या क्रोनिक डायलिसिस अगर आपको करनी है तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा, इंटरनल एवी ग्राफ्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में किया जाता है जब वहां पे सफिशिएंट ब्लड वेसल्स मिलेंगी नहीं ताकि फिस्टुला क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो वहां पे आपको इंटरनल एवी ग्राफ्ट यूज होता है, ये आपको याद रखना है। क्रोनिक डायलिसिस इसलिए मैंने बोला है कि क्रोनिक कंडीशंस ऐसी जहां पे ब्लड वेसल्स नहीं मिले तो वहां पे इंटरनल एवी ग्राफ्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, और हाइपोटेंशन जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस और आपको देखने को मिल देंगे तो वो आपको एयर एम्बोलिज्म भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एक्सेस फ्लूइड क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो डिसइक्विलिब्रियम भी यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसे सीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइप की। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइप की मैं बात करूं तो पेरिटोनियल डायलिसिस में
जो सब टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। एक तो होता है, यहां लिख देता हूं, जो पहला होता है वो होता है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि कैंडिडेट क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रह सकता है, ये बेनिफिट होता है, एम्बुलेटरी लिखा हुआ है ना, इसलिए कैंडिडेट क्या रहता है इसमें, इंडिपेंडेंट रह सकता है, मतलब इसमें मशीन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। सेकंड की बात करें, सेकंड जो टाइप है इसका वो है ऑटोमेटेड, ये तो हो गया कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी, सेकंड हो गया इसका ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस क्या चीज है, तो ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस में जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, इतना सा फर्क होता है, यहाँ पे मशीन की रिक्वायरमेंट है और कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी में मशीन की रिक्वायरमेंट यहाँ है और यहाँ पे नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब ऑटोमेटेड भी, फिर ऑटोमेटेड की बात करूं तो फिर ये तीन टाइप की होती है, ऑटोमेटेड में भी बात करें तो ये तीन टाइप की होती है, जैसे पहली होती है कंटिन्यूअस साइक्लिंग, ज्यादा फर्दर में नहीं जाऊंगा, कंटिन्यूअस साइक्लिंग, ठीक है, कंटिन्यूअस साइक्लिंग, ठीक है। इसके बाद में है कंटिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। सेकंड होता है इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस, और जो आपका लास्ट होता है वो है नाइटली, नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो काम मैंने आपको इसके बता दिए हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, फादर इनके बता दिए हैं, क्या चीज है ये भी बता दी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डायलिसिस पे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें अगर आपको पढ़नी है तो ये थ्योरी में ही मैं पढ़ाऊंगा आपको कि सबक्लेवियन वेन और फीमोरल वेन कैथेटर क्या चीज है, किस मेथड से यूज करते हैं। एक्सटर्नल आर्टरी वीनस शंट, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि बाहर की तरफ से हम आर्टरी और वीनस का क्या करते हैं, शंट बनाते हैं, इंटरनली बनाते हैं थर्ड ऑप्शन में, और लास्ट में बनाते हैं एवी ग्राफ्ट, या क्रोनिक डायलिसिस में यूज की जाती है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स का मिलना मुश्किल होता है पेशेंट में। पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो एक होती है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी, ये पेशेंट को क्या है इंडिपेंडेंस देती है, यहाँ पे मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड जो है वो ऑटोमेटेड है, यहाँ पे मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तीन टाइप की होती है, एक तो होती है कंटिन्यूअस साइक्लिंग में रहे, एक इंटरमिटेंट रहे और एक नाइटली रहे, इस तरह से पेरिटोनियल डायलिसिस आपका कंप्लीट होता है। कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बता ही दिए हैं, ये आपको याद रखना है, जिस कैंडिडेट को पेरिटोनाइटिस ऑलरेडी हो उसको पेरिटोनियल डायलिसिस आप नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशन रहती है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन भी क्या है, पेरिटोनाइटिस है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के सेशन का एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में अपन 35.0 में जो हमारी क्लास होगी उसमें फिर नेक्स्ट सेशन से देखेंगे अपन, नेक्स्ट किस किस टाइप से क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो अपन वहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो जो भी कैंडिडेट वॉच कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स क्लास को लाइक कर दें, बोलना ना पड़े, और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि वीडियो या फिर ऑडियो में कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज रख सकते हैं, ताकि फर्दर अपन कोशिश करेंगे कि
चीज को भी हम रिपेयर करने की कोशिश करें। मैं आपसे भी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा दिन से अपनी नहीं हो पाई हैं, उसी वजह से मैं खुद आपसे ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन क्या करें, टेक्निकल इशू है, किसी के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन इजी है। ए इज patient is diagnosed with an immunodeficiency डिजीज। ठीक है, एक पेशेंट है जो डायग्नोस हुआ है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज से। ठीक है, द नर्स would the nurse would the nurse would understand what is characteristics of this कंडीशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें पूछा नहीं गया है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है सिर्फ आपको। इम्यूनोडेफिशिएंसी जो प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को हो चुकी है, अब नर्स वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज हम किसको कहते हैं, सिर्फ इतना सा पूछा है इसने। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो है अकर when a patient body, ठीक है, is unable to defend itself from an invading, ठीक है, occurs when a patient body is unable to defend itself from an invading माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एमओ लिख दिया है मैंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर आप यहां लिख सकते हो एंटीजन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी जो भी ये चीज है, एमओ हो गया, एंटीजन है, ये आउटर फैक्टर है, बॉडी के अंदर का नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है क्रिएट्स ए सीवियर सडन प्रॉब्लम that is characterized by इंक्रीज लिख दिया है मैंने, वास्कुलर परमिबिलिटी। ठीक है, ये ऑप्शन आपको ये कह रहा है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज के बारे में ऑप्शन दे रहा है कि क्रिएट होना किसी ऐसी बीमारी का जो सीवियर है, सडन है, और वो किसकी वजह से हो रही है, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी की वजह से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका है इज प्रेसिपिटेड बाय is
precipitate by the destruction of normal lymphocytes in the attempt to reduce सीरम, ठीक है, ये सीरम है, सीरम लेवल ऑफ एंटीजन, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन आपका है इज ए कंडीशन conditions in which normal immune response is interrupted by interrupted and the body cells do not recognize ऐसे क्वेश्चंस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के एग्जाम्स में मिल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाते हैं और डरा देते हैं पहले कि क्या पूछ लिया, जबकि लॉजिक कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो आप एक्सप्लेन बताइए आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, वरना अदरवाइज अपन इसको सोल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें पूछा नहीं गया है, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा दिया गया है और कुछ भी नहीं है। क्या आंसर रहने वाला है बताइए। क्वेश्चंस पूछ रहा है, एक पेशेंट है जो डायग्नोस हुआ है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज से, ठीक है, और नर्स जो है वो अंडरस्टैंड है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज का है, ये आपको बताना है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं ज्यादा आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी जो डिजीज है उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पूछा गया है, बस बाकी और कुछ भी नहीं पूछा गया है। इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है ये ही आपको बताना है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर व्हेन ए पेशेंट बॉडी अनेबल टू डिफेंड इटसेल्फ, कहने का मतलब ये हो गया कि जब ये अकर होती है जब एक पेशेंट की बॉडी अनेबल हो जाए, ठीक है, किस चीज के लिए, डिफेंड करने के लिए खुद को फ्रॉम इन्वेडिंग एजेंट,
ठीक है, मतलब बाहर से अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन्वेड होता है तो हमारी बॉडी उसको डिफेंड करने के में क्या हो जाए, अनेबल हो जाए। एक चीज तो ये है। सेकंड चीज बोल रही है कि क्रिएट होना सीवियर सडन कोई भी प्रॉब्लम जो कैरेक्टराइज होती है किसके द्वारा, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, यानी बॉडी की वास्कुलर जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से सीवियर और सडन प्रॉब्लम होती है। क्या इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज वो है। थर्ड है प्रेसिपिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल लिम्फोसाइट, बॉडी की नॉर्मल लिम्फोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होना इन अटेम्प्ट रिड्यूस सीरम लेवल ऑफ एंटीजन, और किसके अटेम्प्ट में, एंटीजन के सीरम लेवल को आपको क्या, एंटीजन के सीरम लेवल को रिड्यूस करने के चक्कर में नॉर्मल लिम्फोसाइट्स क्या हो रही हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, क्या वो चीज है। और लास्ट पूछा गया है एक ऐसी कंडीशन जिसमें नॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स है वो इंटरप्टेड हो जाता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल है लेकिन इंटरप्टेड हो गया है, और जो बॉडी की सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही है किसको, हेल्थी टिश्यूज को। क्या ये चीज है, क्या आंसर रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो नीचे से मैं आपको इसको ऑप्शंस को क्लियर करते हुए चलता हूं। तो नीचे जो सिचुएशंस दी है ना, ये इज ए कंडीशंस इन विच, ठीक है, एक ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर नॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो क्या हो गया है, इंटरप्ट हो गया है, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया है, और बॉडी की जो सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, पहचान नहीं पा रही है किसको, हेल्थी टिश्यूज को, यानी बॉडी के हेल्थी टिश्यूज को ही नहीं पहचान पा रही है। ऐसी प्रॉब्लम किसको कहते हैं हम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कहते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। थर्ड ऑप्शन देखिए, इज प्रेसिपिटेड, ठीक है, बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल लिम्फोसाइट, डिस्ट्रक्शन किसका हो रहा है, नॉर्मल लिम्फोसाइट्स का हो रहा है, इन द अटेम्प्ट, किसके अटेम्प्ट में, रिड्यूस सीरम लेवल ऑफ एंटीजन, ठीक है। तो ये सिचुएशंस जो आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलती है मोस्टली एड्स में, ठीक है, मोस्टली आपको किस में देखने को मिलेगी, एड्स में देखने को मिलेगी। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी जहां पे नॉर्मल लिम्फोसाइट्स का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। अब बात करें सेकंड चीज की, क्रिएट, ये भी ऑप्शन गलत है आपका, नहीं है ना ऐसा, क्रिएट सीवियर सडन प्रॉब्लम, सीवियर और सडन प्रॉब्लम हो रही है कि, और किस वजह से हो रही है, वो कैरेक्टराइज क्या कर रही है, वो इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, यानी बॉडी के जो वास्कुलर परमेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से सीवियर और सडन क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपको सिचुएशंस किस में देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है एक्यूट एंड क्रोनिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, और आपको किस में देखने को मिल जाएगी, कैंसर में, ये आपको याद है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन आपका कौन सा बचता है, एक, इसमें देखिए, अकर व्हेन ए पेशेंट बॉडी, जब एक पेशेंट की बॉडी अनेबल हो जाती है डिफेंड करने में, डिफेंड क्या है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, ठीक है, डिफेंड क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है, इटसेल्फ, खुद को, फ्रॉम, किससे, इन्वेडिंग एमओ, यानी जो बाहर का एजेंट हमारी बॉडी में इन्वेड कर गया, एंट्री कर गया है, उससे हमारी बॉडी खुद को ही क्या नहीं कर पा रही है, खुद को ही क्या नहीं कर पा रही है, डिफेंड नहीं कर पा रही है, प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही है, उस सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। यहाँ देखो नाम में लिखा हुआ है इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हो गई है, उसकी वजह से बीमारी हो रही है, हो गया इम्यून डेफिशिएंसी, यानी बॉडी आपकी किसी भी आउटर एजेंट को डिफेंड नहीं कर पा रही है, इतना आपको याद रखना है, और डिफेंड नहीं कर पा रही है इसी वजह से यहाँ पे आपको ऑटो इम्यून इम्यूनिटी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स डिजीज आपको देखने को मिलेगा, और जिसका एग्जाम्पल क्या है, एड्स।
एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका आज का सेशन होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास में कोई इशू है तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द कमेंट सेक्शन। और क्लास आपको पूरी देखनी है, जो कैंडिडेट्स पूरे नहीं देख पाए हैं वो फिर से एक बार क्लास को वॉच करें। क्लास वो आप दोबारा, अगेन मैंने हर बार आपसे कहा है कि जब भी आप लाइव सेशन को अटेंड करें तो उस क्लास को आप एक बार फिर से दोबारा देखें, ताकि आपके कंक्लूजन्स क्या है तभी क्लियर होंगे। फर्स्ट टाइम जब आप क्लास देखते हैं तो उस समय आपका कंक्लूजन क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्लियर करने के लिए हमें वो क्लास दोबारा देखनी होती है। ये पढ़ने का भी एक मेथड होता है। किसी टॉपिक को आप एक बार पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रहेगा, जब आप उसको दोबारा देखेंगे तो काफी हद तक वो आपके माइंडसेट में या मेमोरी में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी को पता है करना क्या है। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है, ठीक है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको वाइटल नर्सिंग एकेडमी के चैनल के बारे में आप बता सकते हैं, ताकि आप भी सब्सक्राइब करें और वो कैंडिडेट्स भी उस चैनल को सब्सक्राइब करें और कनेक्ट होइए हमारे साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि अब अपनी लाइव क्लासेस डेली हो, ठीक है। थोड़ा सा मीडियम चेंज हुआ है। ये पहले अपन व्हाइट बोर्ड पे डिस्कशन करते थे, अब डिजिटली अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरप्शन रहा कुछ दिन के लिए, उसी वजह से यहाँ पे आपकी क्लास नहीं हो पाई है चैनल पे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास अब कंटिन्यूस मेथड पे रहे, ठीक है। और कंटिन्यूस मेथड पे रहेगी तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, ठीक है। और रिलैक्स भी रहना है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा कुछ भी, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 35.0 में, ठीक है। जय भारत।